हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतेंदु द्वारा रचित अंधेर नगरी नाटक की भाषा शैली। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु काल में हिंदी साहित्य भाषा की दृष्टि से एक नई करवट ले रहा था। इस समय तक हिंदी काव्य की रचना ब्रज या अवधि में होती थी, लेकिन सामान्य बोलचाल के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। जिस खड़ी बोली का प्रयोग जन सामान्य के द्वारा किया जाता था, उसका स्वरूप भी वैसा नहीं था जैसा अब है। आधुनिक काल के इस संधि साहित्य में भारतेंदु एक और प्राचीनता के प्रेमी है, तो दूसरी ओर नवीनता के सूत्रधार भी। उन्होंने कविता के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग ही किया और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का व्यवहार आरंभ किया। इनकी खड़ी बोली में ना तो शुद्ध संस्कृत निष्ठ रूप का प्रयोग किया गया है और ना ही उर्दमयी गद्य शैली को प्रस्तुत किया गया है, बल्कि इस दिशा में मध्य मार्ग का पालन करते हुए एक नया रास्ता खोज लिया गया था। अंधेर नगरी में भाषा का नया रास्ता ही दिखाई देता है। अंधेर नगरी में भारतेंदु द्वारा प्रयुक्त भाषा शैली की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। पहला, गद्य पद्य के लिए भिन्न भाषा प्रयोग। अंधेर नगरी में भाषा प्रयोग की विविधता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। महंत जी के उपदेशों, पदों तथा तुकबंदियों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। महंत जी जहाँ कहीं भी उपदेशात्मकता का सहारा लेते हैं, वहाँ ब्रज भाषा की कोमल कांत विशिष्टता दिखाई दे जाती है, लेकिन पात्रों के आपसी संवादों में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया जाता है। इतना निश्चित है कि उनकी खड़ी बोली का रूप आज की परिपक्व खड़ी बोली से कुछ भिन्न है। दूसरा है शब्द प्रयोग। भारतेंदु ने अपने नाटक में सभी प्रकार के प्रचलित शब्दों का सहज और सुंदर प्रयोग किया है। गद्यात्मक संवादों में ब्रज और खड़ी बोली दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी शासन में फारसी, अरबी, उर्दू शब्दों का भी अधिकता से प्रयोग किया गया है। इनके उदाहरण बड़ी संख्या में भारतेंदु के काव्य में दिखाई देते हैं, जैसे तत्सम शब्दावली का प्रयोग, तद्भव शब्दावली का प्रयोग, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग। तीसरा है मुहावरे और लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग। भाषा को जीवंतता प्रदान करने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। काव्य में लाक्षणिकता का समावेश इन्हीं से होता है और गद्य को गतिशीलता की प्राप्ति होती है। भारतेंदु ने अपने इस नाटक में मुहावरे और लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग कर भाषा को पैनापन प्रदान किया है। नाटक का नामकरण ही लोकोक्तियों के आधार पर किया गया है। अंधेर नगरी, चौपट राजा,
टका सर भाजी टका सेर खाजा। अगला है आंचलिक शब्दावली का प्रयोग। यद्यपि कोई भी भाषा और उसके शब्द किसी की बपोती के नहीं होते, पर कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग प्रायः पढ़े लिखे लोग नहीं करते। अज्ञान और अशिक्षा के कारण कुछ लोग विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। अंधेर नगरी के कुछ लोगों की भाषा में भारतेंदु ने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग जानबूझकर किया है। भारतेंदु ने ऐसे शब्द भी प्रयुक्त किए हैं जो अब प्रायः दिखाई नहीं देते। पांचवा है पात्रानुकूल भाषा। अंधेर नगरी में सारे पात्र अपने अपने वर्ग, स्तर और व्यवसाय के आधार पर बोलते और दिखाई देते हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दावली अपने आप ही उनका स्तर बता देती है। महंत जी का स्तर बुद्धिमत्ता और विवेक से सर्वत्र परिपूर्ण दिखाई देता है। उनमें सहजता और गंभीरता है। उपदेशात्मकता का स्वर प्रधान है। महंत जी के दोनों शिष्यों का स्वभाव उनकी बातचीत से ही स्पष्ट होता है। नाटक में वर्णित सारा व्यापारी वर्ग विशेष प्रकार की भाषा बोलता है। घासीराम, नारंगी वाली, हलवाई, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला आदि सभी की भाषा में अंतर है। यदि मुगल की भाषा में कुछ घमंड है तो बनिए की भाषा में पूर्ण रूप से सहजता। नारंगी वाली का भाषा में दोहरे अर्थ छिपे हुए हैं। शराब के नशे में डूबे रहने वाले चौपट राजा की भाषा में मूर्खता और अभिमान झलकता है। उसकी लड़खड़ाती जुबान से बकरी को बरकी, लड़की, भेड़ आदि कहलवाकर उसकी मानसिक स्थिति को प्रकट किया गया है। उसकी मानसिक अस्थिरता, अविवेक और बुद्धि अनियंत्रण को प्रकट करता है। गोवर्धन दास को बंदी बनाने के लिए आए 4 प्यादों का वार्तालाप उनके बुद्धि स्तर को प्रकट करता है। भारतेंदु ने नाटक के विभिन्न पात्रों के लिए जिस प्रकार की भाषा चुनी है वह अत्यंत प्रभावशाली है। इसलिए गिरीश रस्तोगी ने इस विषय में लिखा है कि नितांत हरकत भरी, जीवंत सक्रिय भाषा उच्चरित शब्दों की ध्वनियों और लयों का सौंदर्य लिए हुए मिलती है। अंधेर नगरी की भाषा शैली सरल, स्पष्ट, भावपूर्ण, पात्रानुकूल और जनता की शैली है। इसमें सहजता और स्वाभाविकता विद्यमान है। डॉक्टर सत्येंद्र तनेजा ने इस विषय में लिखा है कि अंधेर नगरी की खड़ी बोली और ब्रज भाषा का तेवर बिल्कुल भिन्न परंतु नया है। छठा है तुकबंदियों से युक्त संवादात्मकता। भारतेंदु ने भाषा के माध्यम से व्यंग्य और कटाक्ष को तीखा करने के लिए तुकबंदियों का सुंदर प्रयोग किया है। ये तुकबंदियाँ केवल काव्य भाग में ही नहीं बल्कि गद्यात्मक संवादों में भी है। वास्तव में तत्कालीन परिस्थितियों में भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी की भाषा शैली पूर्ण रूप से अनुकूल है। प्रत्येक दृष्टि से यह प्रभावशाली और वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में समर्थ है। नाटककार ने अंग्रेज शासकों को प्रतीकात्मकता के द्वारा प्रयुक्त किया है और उसे फांसी पर चढ़ाकर अपना क्रोध प्रकट कर दिया है और अनुकूल भाषा शैली के माध्यम से
अपनी राष्ट्रीयता की भावना को मुखरित कर दिया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अंधेर नगरी नाटक के भाषा शैली के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।